हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स को समझने से पहले हम लोग समझते हैं दैट बेसिकली देयर आर टू ब्रांचेस, एक है थर्मोडायनेमिक्स और एक है काइनेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है बेसिकली कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। और ये हम लोग ने पहले पढ़ा भी है क्लास 11 में दैट इफ फॉर अ प्रोसेस, इफ फॉर अ रिएक्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव देन दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, या हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट द रिएक्शन इज पॉसिबल, राइट। और अगर किसी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, इफ इट इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस और इट इज नॉट पॉसिबल। तो थर्मोडायनेमिक्स केवल ये बताती है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक डेटास वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। अगर डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल होता है, और अगर डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड काइनेटिक्स क्या कहती है? काइनेटिक्स कहती है कि कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है, मतलब वो रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि काइनेटिक्स से हमें ये पता चलता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन इज, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल ये बताती है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, राइट। अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो डेल्टा जी नेगेटिव है उसके लिए, और अगर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो डेल्टा जी पॉजिटिव है, राइट। बट काइनेटिक्स ये कहता है कि रिएक्शन पॉसिबल होने के बाद भी वो किस स्पीड से हो रहा है, कितना स्लो है या कितना फास्ट है। तो काइनेटिक्स में बेसिकली हम यही डील करने वाले हैं दैट, और हम काइनेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इट डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और the factors which influences the rates of reaction। ये किससे डील कर रहा है? ये डील कर रहा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का क्या मतलब है? स्पीड से, अभी आप समझ लीजिए, और आगे हम इसको डिफाइन करेंगे किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, और ये स्पीड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। तो उन सबको हम ये डील करेंगे। एंड इन एडिशन टू दिस द मैकेनिज्म बाय विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। तो रेट, राइट, फैक्टर जिन पे रेट डिपेंड करता है, एंड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब तो आप लोग समझते हैं कैसे रिएक्शन हो रही है। किसी एक रिएक्शन को होने में जितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन सब की डिटेल स्टडी को ही हम कहते हैं मैकेनिज्म, राइट। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक्स। तो आपको एक ओवरव्यू चैप्टर का पता चल गया होगा दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू डील विद द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द फैक्टर्स ऑन विच द रेट डिपेंड्स, एंड द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जो थर्मोडायनेमिक डेटा है, आपको पता भी होगा, हमने क्लास 11 में देखा था, जो थर्मोडायनेमिक डेटा है दैट इंडिकेट्स दैट डायमंड शेल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट। आपको पता है जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है, राइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर व्हाट? एलोट्रॉप, बोथ आर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये दोनों क्या है? एलोट्रॉप हैं कार्बन के। और जो थर्मोडायनेमिक डेटा है, थर्मोडायनेमिक डेटा का मतलब है यहाँ पर जो डेल्टा जी वैल्यू है, राइट, वो किसके लिए? वो किसके लिए? डायमंड टू ग्रेफाइट के लिए ये डेल्टा जी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। सिंपल। इसका मतलब है जो डायमंड है दैट में चेंज इनटू द ग्रेफाइट, क्योंकि इसके लिए जो थर्मोडायनेमिक है डेटा है वो क्या कहते हैं दैट डेल्टा जी इज नेगेटिव। बट ये प्रोसेस इतना स्लो है, इतना स्लो है दैट हम क्या कंसिडर कर सकते हैं दैट डायमंड विल नॉट चेंज इनटू ग्रेफाइट। इट मीन्स, इसलिए आपने एड्स में भी कई बार सुना होगा डायमंड इज फॉर एवर। तो ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बट फैक्ट इज दैट जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि
वो आप प्रैक्टिकली उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आप कहोगे कि हम ओशन से एक एक ड्रॉप लेते रहेंगे और ये खाली हो जाएगा, तो पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ और इसमें हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर में है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने आपको लिटरल मीनिंग बताया कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, राइट। इसको हम और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं। देखिए हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, राइट। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जैसे ही मिक्स करते हैं हमारे पास वैसे ही क्या आ जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट आता है। और आपको ये पता है दैट सिल्वर क्लोराइड इज ऑफ वाइट कलर। जो सिल्वर क्लोराइड है वो कैसे कलर का है दोस्तों, वाइट कलर का है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी हम देखते हैं क्लोराइड के कन्फर्मेटरी टेस्ट में, राइट। साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत इजीली हमारे पास, बहुत जल्दी हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट आ जाता है। इन द सेम वे अगर आप इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स कर देते हैं, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बन जाता है। और ये रिएक्शन भी बहुत इजीली हो जाता है। ये रिएक्शन भी बहुत इजीली हो जाता है। बहुत इजीली इन द सेंस बहुत जल्दी हो जाता है। अब आप देखिए ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली आयन्स इन्वॉल्व करती हैं, मतलब इनमें आयन इन्वॉल्व है। जैसे अगर आप पहला वाला रिएक्शन में देखेंगे तो पहला वाला रिएक्शन में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर आयनिक कंपाउंड। ये है Ag पॉजिटिव और इधर है NO3 नेगेटिव। इधर क्या है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये आयन इन्वॉल्व है। और आयन रिएक्शन के बाद बनता क्या है, ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं, ये बनता है AgCl और ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं, ये बना देता है NaNO3। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स आयन ओनली। और क्योंकि आयन केवल इन्वॉल्व है तो ना कोई बॉन्ड टूट रहा है और ना ही कोई नया बॉन्ड बन रहा है। आपको पता है देयर इज डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोई और बॉन्ड से मतलब हमारा कोवलेंट बॉन्ड से मतलब है। आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में कोई बॉन्ड होता नहीं है, इट इज़ ओनली अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आयन के बीच में कोई ऐसा बॉन्ड है नहीं, यहाँ पर केवल क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड negative charges, right? So these reaction involve only ion, right? क्योंकि कोई नया बॉन्ड बन नहीं रहा है, कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है, तो ये रिएक्शन बहुत कम टाइम में पूरा हो जाता है, अराउंड 10⁻⁻12 to 10⁻⁻16 सेकेंड, राइट। इसका मतलब है these reactions are extremely fast, और इतने ज़्यादा फास्ट हैं दैट इनका रेट मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता है। एक बात ये, तो ये एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है कि कोई रिएक्शन इतनी फास्ट है कि हम उसका रेट किसी भी नोन मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। 10⁻⁻12 और 10⁻⁻16 बहुत कम समय होता है, राइट। सो इतना प्रैक्टिकली मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। तो एक तो केस ये था। दूसरा केस आप देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको पता है रस्टिंग क्या होता है, हमने पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। और ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि रेट मेजर करने का कोई प्रैक्टिकल मतलब है नहीं, राइट। रेट मेजर करने का कोई प्रैक्टिकल मतलब है नहीं। तो ये दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है, या तो बहुत स्लो रेट है या तो बहुत फास्ट रेट है। तो दोनों ही केसेस में हम उसको मेज़र नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो हम किसका रेट मेज़र करेंगे, ऐसी रिएक्शन जिनका रेट क्या हो, इंटरमीडिएट हो, राइट। इंटरमीडिएट इन द सेंस कि बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो ये हम ऑर्गेनिक में भी देखेंगे व्हाट इज़ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर।
तो फिलहाल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का मतलब समझ लीजिए, ये एक एस्टर है इथाइल इथेनोइड, इसकी हमने रिएक्शन कराई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन से और यहाँ बन जाता है सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल। ये एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। सो ये रिएक्शन जो है ये बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत फास्ट भी नहीं है। सो इट्स रेट इज इंटरमीडिएट, दैट्स व्हाई इट्स रेट कैन बी मेजर्ड। इसका रेट क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, राइट। देयरफॉर अगर हम रेट को डिफाइन करना चाहेंगे तो रेट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ अ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन हो जाता है। तो रेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए कोई रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0। और मान लीजिए आपने रिएक्शन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो मान लीजिए हमने ए लिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विल डिक्रीज एंड दैट ऑफ पी विल इंक्रीज। ऐसा ही तो होगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। यही होता है केमिकल रिएक्शन में। तो मान लीजिए कुछ समय बाद इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए से घटकर ए माइनस एक्स रह गई है आफ्टर टाइम टी, और जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 से बढ़कर x हो गई है, क्योंकि जितना R डिकम्पोज होगा उतना ही तो P बनेगा। तो देखिए इस टाइम t ड्यूरेशन में जो P की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है वो कितना है, इट्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन x माइनस इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0, इट्स इक्वल टू x, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है t। इन द सेम वे अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में, तो रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, a डिवाइडेड बाय t। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स बाई टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, राइट। सो रेट को हम किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में मतलब है we can express the rate of reaction in terms of change in concentration of reactant as well as change in concentration of product, right। हम दोनों के concentration में जो change हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ओवरऑल रिएक्शन के लिए सेम रेट होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब सेम होगा तो यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है हमें x बाई टी और यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। और वैसे भी रेट का नेगेटिव होना इज नॉट पॉसिबल, मतलब स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको हम नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मुझे रिएक्टेंट के टर्म्स में रिएक्शन का रेट लिखना है जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो मैं एक एडिशनल नेगेटिव उसमें लगा देता हूँ, फिर लिखता हूँ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, माइनस डेल्टा आर डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, डेल्टा का मतलब है चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आर लिखा है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। नीचे देखिए डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम। सो रेट इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टी। तो फिर ये किससा आ जाएगा, एक्स बाई टी पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए दोनों ही बराबर हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि हम उसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव रेट का ऐसा कोई सेंस है नहीं, ठीक है। तो जब भी हम रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट को एक्सप्रेस करेंगे देन वी विल मल्टीप्लाई दैट एक्सप्रेशन विद अ नेगेटिव साइन। प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो रेट का एक्सप्रेशन है वो क्या है, या रेट का जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टोटल कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है बाय टाइम टेकन। तो R2 इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, R1 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, T2 इज द फाइनल टाइम, T1 इज द इनिशियल टाइम।
तो देखिए यहाँ हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट्स वाई कि ये पॉजिटिव आ जाए, राइट। तो ये आप देखिए रिएक्टेंट के टर्म्स में। ऐसे आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो सिंपल सी बात है, R1 एंड P1 ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, एंड R2 एंड P2 दीज आर द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। तो ये बेसिकली क्या है, डेफिनेशन है रेट का। अब आप देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है दैट PCl5 इज चेंजिंग इनटू PCl3 एंड Cl2। ये जो PCl5 है ये चेंज हो रहा है PCl3 एंड Cl2। PCl5 इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड Cl2 इज क्लोरीन गैस। तो अगर मैं रेट को एक्सप्रेस करूंगा तो देखिए जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो क्या होगा, PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 and Cl2 will change, and the concentration of PCl3 and Cl2 will change। ठीक है, तो देखिए रेट क्या आ जाएगा, डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना है, डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा टी, डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा टी, और ये है डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा टी टाइम में PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, एंड डेल्टा टी टाइम में Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है। डेल्टा का मतलब ही क्या है, चेंज। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप देखिए यहाँ इक्वल लिखा है, मतलब ये इन सब की जो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालना चाहेंगे सो दीज ऑल विल बी इक्वल। इसीलिए तो रेट तो एक ही है रिएक्शन का, तो चाहे आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करो, चाहे आप ऐसे एक्सप्रेस करो, चाहे आप ऐसे एक्सप्रेस करो, वो सेम ही होगा, राइट। तो किसी कोई भी एक टर्म रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा। एक और बात हमें यहाँ देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके 1 है, मतलब यहाँ पर था 1 मोल ऑफ PCl5, it is being decomposed to give 1 mole of PCl3 and 1 mole of Cl2। ठीक है, कई बार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं होते हैं, तो उस केस में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे देखिए एक रिएक्शन हमारे पास है A plus B giving you 2C, A plus B giving you 2C, so 1 mole of A and B react to form 2 मोल ऑफ C। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो गए हैं। सो 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B आर रिएक्टिंग टू गिव यू 2 मोल ऑफ C। इसका क्या मतलब है कि जो C का बनने का जो रेट है वो A और B के डिकम्पोज होने के रेट का ट्वाइस है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या कह रही है, रिएक्शन कह रही है दैट 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 2 मोल ऑफ C। तो इसका मतलब है जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A और B है उसकी कंपैरिजन में जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C है वो 2 गुना है कि नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्वाइस। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमें यूनिक वैल्यू चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन की विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म चूजन, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर 1 1 है, तो अगर मैं अभी देखूंगा 1 के रेस्पेक्ट में, सॉरी A के रेस्पेक्ट में या B के रेस्पेक्ट में और C के रेस्पेक्ट में, तो मुझे वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन की अलग अलग आएगी, अलग अलग मिलेगी। तो अगर हमें यूनिक वैल्यू चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हर बार में जो एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का उसको मैं क्या करूँगा, डेल्टा A बाई डेल्टा टी, ये जो है नेगेटिव होगा ये, माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा टी। तो हर बार मैं क्या करूँगा, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करूँगा, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे 1 से डिवाइड करना है। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है,
यहाँ भी 1 से डिवाइड करना है, लिखने की जरूरत नहीं है और फर्क भी नहीं पड़ेगा। बट सी के केस में देखेंगे रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। तो अभी आप देखिए, क्योंकि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी था वो ट्वाइस था, तो फिर उसको हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो इनके इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, और ये हमें हर केस में करना है। पहले वाले में भी हमने किया था, बट क्योंकि वहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था इन ईच केस, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। बट क्योंकि यहाँ पर सी के केस में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, तो आपको फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है, राइट। सो देयरफॉर टू गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट independent of concentration term chosen, we divide the rate of reaction defined for any species with its stoichiometric coefficient या concentration term। तो उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए अभी रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा, रेट को हम स्मॉल r से जनरली डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई टी माइनस साइन के साथ 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही यहाँ भी। और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, 2 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक हो जाएगा। डेल्टा एच आई इज इक्वल टू H2 प्लस I2, डेल्टा एच आई इज इक्वल टू H2 प्लस I2। सो R इज इक्वल टू डेल्टा एच आई बाई 2 डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ 2 है, और इनके केस में 1 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और पॉजिटिव साइन अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने डिफाइन किया रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं और कैसे हम उसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, राइट। अब जो रेट है वो भी 2 टाइप का है दोस्तों, एक है एवरेज रेट और एक है इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे नाम से पता चल रहा है, एवरेज रेट का क्या मतलब है, जो ओवरऑल पूरी प्रोसेस में जहाँ तक भी हमने टाइम लेना है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हुआ है उस टाइम इंटरवल में, तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट। जैसे आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में आप लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड पे आप क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, शुरू से लास्ट तक। तो एवरेज रेट का भी मतलब यही है, मान लीजिए हमें 10 मिनट के इंटरवल में चाहिए कि क्या रेट होगा, तो 10 मिनट पहले और 10 मिनट के बाद किसी भी स्पेसीज के जो कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको आप ओवरऑल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है, इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट होगा। जैसे दिस इज व्हाट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लीजिए हमें चाहिए, अगर आपने किसी रिएक्शन को देख रहे थे 9 AM से आप 9:30 AM तक देख रहे थे, तो यहाँ टाइम इंटरवल कितना हुआ, 30, तो डेल्टा टी अगर आप निकालेंगे तो ये 30 मिनट्स हुआ, ठीक होगा। तो ये तो एवरेज रेट की बात होगी। बट अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो मैं कहूँगा एट 9:15 क्या रेट रहा होगा उस समय पर, तो उस टाइम पर जो रेट हमें मिलेगा या जो हम निकालेंगे उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और नाम से भी पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक हो जाएगा। अब आप देखिए, आर चेंजिंग इनटू पी मतलब रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट। अब आप देखिए, अगर मैं कहूँ रिएक्टेंट के टर्म में, तो जो एवरेज रेट है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और यहाँ जो डेल्टा टी है वो बहुत बड़ा है, जैसे पहले वाले केस में मैंने बताया 30 मिनट्स। इंस्टेंटेनियस रेट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए तो ये जो इंटरवल है, मान लीजिए यहाँ है 9 और यहाँ है 9:30, तो ये बहुत बड़ा इंटरवल है। इस इंटरवल को छोटा करना पड़ेगा और छोटा करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर पहुंचना है
तो ये इंटरवल इतना छोटा होना चाहिए दैट इट विल टेंस टू 0, मतलब ये 0 के अप्रॉक्स हो जाए, तभी तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालेंगे। कोई इंटरवल है ही नहीं, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर चाहिए। तो उसको हम मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0। जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लिमिट वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कैलकुलस में बेसिकली, और बायो वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। केवल हमें इतना समझना है, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए जो इंटरवल है उसको बहुत छोटा कर देना है, इतना छोटा कि वो 0 को टेंड करे, मतलब 0 के इक्विवेलेंट, 0 के बराबर हो, ऐसा भी आप समझ लीजिए। क्योंकि जब इंटरवल 0 के बराबर होगा तभी तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा। अब मैं कहूँगा 9:15 पे क्या इंटरवल है, डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। तो इतना छोटा इंटरवल है कि उसको हम डिनोट करते हैं डी से। सो आप डिफरेंस देखिए, डेल्टा का मतलब बड़ा इंटरवल और डी का मतलब इतना छोटा इंटरवल दैट इट इज टेंडिंग टू 0, ठीक होगा। तो यहाँ जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत छोटे इंटरवल के लिए है, ठीक है, और जो चेंज इन टाइम है वो भी बहुत छोटा इंटरवल, अप्रॉक्सीमेटली टेंडिंग टू 0। तो जो लेफ्ट हैंड में जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है वो डिनोट कर रहा है आपके लिए व्हाट, द एवरेज रेट, ठीक होगा। इसको हम और डिटेल में अभी समझने वाले हैं। और जो राइट हैंड में आपको दिखाई दे रहा है वो डिनोट कर रहा है इंस्टेंटेनियस रेट। सो माइनस डी आर बाई डी टी, दिस इज व्हाट द इंस्टेंटेनियस रेट, एंड डेल्टा आर बाई डेल्टा टी वेयर डेल्टा टी टेंस टू 0, दिस इज द एवरेज रेट, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रोडक्ट के टर्म्स में भी देख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा आर एवरेज और ये हो जाएगा आर इंस्टेंटेनियस। तो डेल्टा की जगह में आप देखिए यहाँ डी आ गया। तो लिखने का तरीका वही है, केवल डेल्टा की जगह हमने डी लिख देना है, बाकी पूरा एक्सप्रेशन वही रहेगा। सो 2N2O5 चेंजिंग इनटू 4Na2 प्लस O2, तो R की जो वैल्यू है वो माइनस DN2O5 बाई 2 dt, यहाँ हो जाएगा DNO2 बाई 4 dt, क्योंकि 4 से डिवाइड किया, यहाँ हो जाएगा DO2। DO2 का मतलब है द स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OT इन दिस इंटरवल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्सप्रेशन लिखा है किसके लिए, रेट। और ये कैसा रेट है दोस्तों, ये है इंस्टेंटेनियस रेट। इससे पहले जो डेल्टा करके हम लोग लिख रहे थे दैट वाज द एवरेज रेट। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा हेजी लग रहा है पिक्चर बट आप देख सकते हैं। हमने क्या किया है, हमने जो वाई एक्सिस है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को प्लॉट किया है, मतलब टाइम के साथ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कैसे चेंज होगा। एक्स एक्सिस में हमने टाइम प्लॉट किया है, राइट। तो आप देखिए, मान लीजिए ये है टाइम t1 और ये है टाइम t2। तो टाइम t1 पर अगर आप देखेंगे, ग्राफ पढ़ना आप लोगों को आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये है डेल्टा R1। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट के टर्म्स में हम लिख रहे हैं, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। तो आपको देखिए ग्राफ ऐसे गिर रहा है। तो टाइम t2 पर आप देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है डेल्टा R2, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो एवरेज रेट के लिए हम क्या करेंगे, R एवरेज इज इक्वल टू, माइनस आना है आपको पता है, तो डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो डेल्टा R का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन R2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये जो टाइम इंटरवल है, ठीक हो जाएगा। तो ये इतने बड़े इंटरवल में हम जो बता रहे हैं वो क्या है, एवरेज रेट। अब अगर मैं आपको कहूँ इंस्टेंटेनियस रेट अगर मुझे चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है किस इंस्टेंट पे, किस टाइम पर आपको चाहिए। सबसे पहला सवाल आप यही पूछोगे, अगर मैं कहूँ कि मुझे इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो आपका सवाल होगा कि किस इंस्टेंट पर, मतलब किस टाइम पर चाहिए। तो मैं किसी भी टाइम पर कहूँ, मान लीजिए टाइम t है, तो वो कोई भी टाइम होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए ये है वो टाइम, राइट। तो इस टाइम पर हमें क्या करना है, ये जो ग्राफ है इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब मैथ्स वालों के लिए बहुत आसान है समझना, टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट क्या होता है, और बायो वालों के लिए उनसे भी ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे,
इस लाइन पर ये जो टी वाला पॉइंट है इसको इस लाइन से जोड़ देंगे और यहाँ एक लाइन खींचेंगे जो कर्व को टच करते हुए जाए, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। सीधी सी बात है। अब इसका स्लोप मेजर करना है, ठीक है। इसका स्लोप का मतलब है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, इसी को हम कहते हैं स्लोप। इतना हमने पढ़ा भी है, क्लास 10 तक तो सबने पढ़ी है मैथ्स, राइट। तो ये जो स्लोप होगा वही होगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो गया हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, दो चीजें इसमें, एक है स्लोप, एक है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है मैंने आपको बताया, एक बार फिर से समझ लीजिए। किस टाइम पर चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए टाइम टी पर, टाइम टी पर चाहिए। तो उस टाइम टी पर कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये है टेंजेंट। इसका स्लोप मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं स्लोप। तो इसको मेजर करने का तरीका क्या है कि आप इस टेंजेंट से दो लाइन ऐसे खींच दीजिए, डेल्टा, तो ये वाला डेल्टा टी और ये वाला डेल्टा आर, डी आर। तो ये जो स्मॉल चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन में जो स्मॉल चेंज हुआ है, यहाँ कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी और यहाँ कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी। भले ये भी अभी हमें बहुत मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो ये है डी आर और ये जो टाइम का चेंज है ये है डी टी, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, अब आप देखिए, क्योंकि एंगल पॉजिटिव हम यहाँ से लेते हैं, अगर इधर एंगल बनता, क्योंकि ये इधर है तो ये इसलिए निगेटिव है, राइट। तो इसको हमने माइनस लिखना है, राइट। तो माइनस स्लोप कैसे हम निकालते हैं, ये है डी आर बाई डी टी। तो आपने देखा एवरेज रेट निकालने के लिए हमें पूरा इंटरवल देखना है, ठीक होगा। और इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, बस इतना बहुत है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट के टर्म में देखोगे तो वैसे ही है, केवल अंतर इतना है कि प्रोडक्ट के टर्म में क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती है। तो मान लीजिए टाइम टी में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन P1, टाइम T2 में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, P2 हो जाएगा। तो जो एवरेज रेट होगा आर एवरेज, ये होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, P2 माइनस P1 ओवर T2 ओवर T1, ये एवरेज रेट हो गया। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मान लीजिए वो इंस्टेंट टी है, तो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और फिर उस टेंजेंट का स्लोप मेजर करूँगा, ठीक होगा। उस टेंजेंट का स्लोप मेजर करूँगा और स्लोप मेजर करने का मैंने आपको तरीका बताया डी पी बाई डी टी, तो यही स्लोप है। तो इस केस में पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि स्लोप का लिटरल मीनिंग होता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाएगा। तो एक्स एक्सिस ये है, इसका पैरेलल में लाइन खींचूंगा तो यहाँ आप देखिए अभी जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो एवरेज रेट है और जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में बेसिक हमने देखा है कि एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, और बेसिकली रेट किसको कहते हैं। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर के लिए वो हमने इस पार्ट में देखी, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इन केस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।